कभी कभी ख्याल आता है ना कि क्यों कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, क्यों कुछ टीम्स हमेशा ही इनोवेशन में अव्वल आती हैं। गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने की क्या टेक्निक्स होती है? अगर आप भी इन सवालों में उलझे हैं तो आज की ऑडियो बुक समरी आपके सभी सवालों का जवाब देगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, जो की है स्मार्टर फास्टर बेटर और जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। चार्ल्स एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर के तौर पर 10 साल काम किया है। 2013 में उन्हें उनकी बेहतरीन राइटिंग स्किल्स के लिए पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। इस बुक के अलावा चार्ल्स ने द पावर ऑफ हैबिट नाम की बुक भी लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ स्मार्टर फास्टर बेटर। इस बुक में आप ऐसे कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपकी टीम के पोटेंशियल को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर उसे सक्सेस की ओर पुश करेगा। इनमें इनोवेशन, पीपल मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, फोकस, टीम वर्क और मोटिवेशन शामिल हैं। इसके साथ साथ आप अपने स्किल को अपग्रेड करने के तरीके भी सीखेंगे। आप टोयोटा ब्रांड के ट्रस्ट कल्चर और फ्रोजन मूवी के पीछे की क्रिएटिविटी के दिलचस्प किस्सों के बारे में जानेंगे। आप जनरल इलेक्ट्रिक से इफेक्टिव गोल सेटिंग और गूगल से बेहतरीन टीम वर्क के बारे में सीखेंगे। तो क्या आप खुद को और अपनी टीम को स्मार्टर, फास्टर और बेटर बनाने के लिए एक्साइटेड हैं? इसके लिए आपको सिर्फ इस बुक की जरूरत है। तो आइए बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर, जो की है इनोवेशन। किसी भी इंसान के लिए क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा मीडियम उसकी अपनी जिंदगी होती है। हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को इनोवेटिव प्रोडक्ट और आर्ट में रिक्रिएट यानी दोबारा बनाने में मदद करते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि क्रिएटिविटी का मतलब है कई अलग अलग चीजों के बीच एक कनेक्शन बनाना। जब लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि चीजें उन्हें कैसा महसूस कराती हैं, तो वो बेहतर और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने फ्रोजन मूवी देखी है? कई लोगों की ये पसंदीदा फिल्मों में से एक है, लेकिन क्या आप इस कमाल की फिल्म के पीछे की कहानी जानते हैं? जब फ्रोजन मूवी का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसे पूरी टीम को दिखाया गया। ड्राफ्ट को देखने के बाद फिल्म के डायरेक्टर क्रिस बक ने फीडबैक लेने के लिए पूरी टीम के साथ मीटिंग की। उस समय फिल्म की कहानी रिलीज की गई कहानी से काफी अलग थी। एक एक कर टीम मेंबर्स स्टोरी लाइन में खामियां निकालने लगे। ज्यादातर कमियां तो इस बात से जुड़ी थी कि फिल्म में ज्यादा भावनाएं शामिल नहीं थीं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि ऑडियंस को फिल्म से कोई कनेक्शन महसूस नहीं होगा। इसके अलावा भी कई छोटी मोटी कमियां थीं जिन्हें बदलकर फिल्म को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। इस नेगेटिव फीडबैक से बक को आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी टीम अच्छे से जानती थी कि उस वक्त फिल्म परफेक्ट नहीं बनी थी, लेकिन टीम के पास कहानी बदलने और फिल्म को खत्म करने के लिए सिर्फ 18 महीने थे। अब यहाँ बदलाव और इनोवेशन के साथ काम करने की एक प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें एक डेडलाइन तक इसे पूरा करना था। इस बारे में टीम के बीच खूब चर्चा हुई। फिर फिल्म की राइटर जेनिफर ली ने सबसे ये कहा कि ये सोचना बंद करो कि काम क्या नहीं कर रहा है, इसके बजाय इस बारे में सोचना शुरू करो कि आप स्क्रीन पर क्या देखना चाहते हैं। कुछ मेंबर्स ने कहा कि ये फिल्म इसीलिए एक्साइटिंग थी क्योंकि इसने 2 स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट लड़कियों की कहानी से गर्ल पावर को दिखाया था, जहां लड़के नहीं बल्कि 2 लड़कियां हीरो थीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये इसीलिए अच्छी फिल्म थी क्योंकि ये 2 बहनों को साथ ले आई थी। इस तरह सोचने से लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे भाई बहन के साथ उनके रिश्ते या वो किस माहौल में बड़े हुए, इन सब को याद कर नए नए आइडियाज देने लगे। एक ऐसी ही घटना थी जब सॉन्ग राइटर बॉबी और क्रिस्टन लोपेज पार्क में टहल रहे थे। क्रिस्टन ने बॉबी से पूछा कि अगर तुम फिल्म के कैरेक्टर एल्सा होते तो तुम्हें कैसा लगता जब लोग तुम्हें जज करते। इस तरह के सवालों ने उन्हें अपनी खुद की जिंदगी की उन घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जब लोगों ने उन्हें जज किया था। सोचते सोचते वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी भी इंसान को परफेक्ट ना होने के लिए जज नहीं किया जाना चाहिए। एल्सा में भी कई कमियां थी, लेकिन इसके लिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। उस पर जादू का असर था जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो पूरी जिंदगी हर किसी से इतनी नफरत महसूस करने के बाद एल्सा को क्या करना चाहिए था? इसका जवाब बड़ा ही गहरा है। उसे इन बातों को पकड़ कर रखने के बजाय बस जाने देना चाहिए। जिंदगी में लेट गो का एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कभी अपने बीते हुए कल से निकलकर आने वाले कल में कदम नहीं रख पाएंगे। इसीलिए एल्सा को भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों पर गहराई से सोचने के बाद बॉबी और क्रिस्टन ने फ्रोजन का फेमस थीम सॉन्ग लेट इट गो लिखा था।
ये गाना कहानी के साथ इतना फिट बैठ रहा था कि इसे सुनने के बाद पूरी टीम ने अपने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को जोड़कर एक कमाल की कहानी तैयार की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रोजन एक इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि लोग कैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशन का इस्तेमाल कर ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सकते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजिंग अदर्स। एक कंपनी के अंदर विश्वास का माहौल सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी होता है। एक कंपनी का कल्चर उसकी स्ट्रेटेजी जितने ही मायने रखता है। अगर एम्प्लॉइज एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं तो चाहे कितना भी यूनिक और कमाल का प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे कंपनी के कितने भी लॉयल कस्टमर्स क्यों ना बन जाएं, वो भी कंपनी को फेल होने से नहीं रोक सकते। इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम जिस लेवल पर है उसे उसी लेवल पर सॉल्व करने की परमिशन दी जानी चाहिए। टॉप लेवल के एम्प्लॉइज नीचे के लेवल के प्रॉब्लम को उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते जितना उस लेवल के वर्कर्स समझ पाएंगे। इसीलिए खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय बॉस को उन लोगों को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए जिनके पास उसकी ज्यादा नॉलेज हो। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। रिक मैड्रिड ने 27 साल फ्रीमोंट कैलिफोर्निया के जनरल मोटर्स प्लांट में काम किया। फ्रीमोंट को दुनिया की सबसे खराब ऑटो फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था। उस समय कंपनी का कल्चर इतना बिगड़ा हुआ था कि वर्कर्स ने वर्किंग आवर के दौरान ही पीना शुरू कर दिया। सभी अपनी मनमानी करते थे। वर्कर्स जानते थे कि जब तक वो हर दिन के टारगेट को पूरा करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है और वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ने वाले। रिक को अपनी जॉब पसंद नहीं थी। वो वहां सिर्फ पैसा कमाने के लिए रुका था। कार की क्वालिटी कैसी है इसे उससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस ज्यादा से ज्यादा कार बनाने से मतलब था। काम के दौरान एम्प्लॉइज जब किसी पार्ट में कोई गलती देखते तो उसे ठीक करने के लिए कन्वेयर बेल्ट को रोकते नहीं थे, बस उस पर एक मार्क लगा देते ताकि उसे बाद में रिपेयर किया जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी एम्प्लॉइज को असेंबली लाइन रोकने से सख्त मना किया गया था। इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम यह थी कि रिपेयर करने के लिए पहले से बनाए पार्ट्स को तोड़कर उसकी गलती ठीक कर उसे दोबारा जोड़ना पड़ता था। इस इनएफिशिएंट तरीके से बहुत समय और पैसा बर्बाद होता था। इसके साथ ही कस्टमर्स के यूज करने के कुछ सालों बाद रिपेयर किया गया पार्ट एक बार फिर प्रॉब्लम का कारण बनने लगा था। रिक का मानना था कि वर्कर्स के साथ भी एक मशीन के पार्ट्स की तरह ही बर्ताव किया जा रहा था। वहां हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वर्कर्स मौजूद थे, लेकिन मैनेजर ने कभी भी किसी एम्प्लॉय के विचार नहीं पूछे या उससे कोई राय नहीं ली। जल्द ही जनरल मोटर्स को फ्रीमोंट प्लांट को बंद करना पड़ा। 2 साल बाद उसे दोबारा खोलने के लिए जनरल मोटर्स ने जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा के साथ पार्टनरशिप की। जनरल मोटर्स टोयोटा के बेहतरीन प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में सीखना चाहता था, जो बहुत कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी कार बनाया करती थी। तो वहीं दूसरी ओर टोयोटा जनरल मोटर्स के माध्यम से अमेरिका में अपनी कार बेचना चाहता था। जब जनरल मोटर्स दोबारा खोला गया तब रिक ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे हायर कर लिया गया। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को देखने और समझने के लिए उसे जापान भेजा गया। वहां रिक ने जो पहली बात देखी थी वो ये थी कि कार की किसी भी हिस्से में कोई गलती मिलने पर तुरंत कन्वेयर बेल्ट को रोक दिया जाता और उस गलती को उसी वक्त ठीक किया जाता था। वर्कर उस गलती पर काम करता और सीनियर मैनेजर उसके फीडबैक लेने के लिए उसके पास खड़े रहते। रिपेयर खत्म होने के बाद ही असेंबली लाइन को दोबारा चालू किया जाता था। अगली बात जो रिक ने देखी थी वो ये थी कि एक वर्कर खुलकर अपनी राय या किसी मशीन और टूल के बारे में मैनेजर को बताता था। एक डिजाइन को पूरा करने के लिए वो साथ मिलकर काम करते थे। वहां वर्कर की दी गई राय को सुना जाता था। रिक को बताया गया कि प्रॉब्लम को हमेशा उन लोगों को सॉल्व करने देना चाहिए जो उसके साथ काम करते हैं, यानी जो उसके सबसे करीब होते हैं। उस कंपनी में प्रॉब्लम को हमेशा सबसे नीचे के लेवल पर ले जाकर सॉल्व किया जाता था। इससे रिक को यह समझ में आया कि कंपनी में हर एक एम्प्लॉय की राय कितनी मायने रखती है। अपनी कंपनी के बेहतरीन कल्चर द्वारा टोयोटा ने खुद को जापान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में साबित किया था और इसी कल्चर को अपनाकर जनरल मोटर्स ने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत गोल सक्सेस हासिल की। डटकर अपने काम में लगे रहने के लिए सबसे जरूरी होता है एवरेज और अनक्लियर गोल्स के बजाय एक फिक्स्ड और क्लियर गोल सेट करना। जिन लोगों के पास बड़े सपने और क्लियर गोल होते हैं वो ज्यादा कमाने वाले लोगों में से ही एक होते हैं। उनकी यही इच्छा इन अचीवर्स को अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है। क्लियर गोल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लाइफ में प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं। इस इच्छा को कॉग्निटिव क्लोजर कहा जाता है। यह आपके अंदर जितना ज्यादा होगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।
1980 के समय में अमेरिका में सबसे वैल्यूएबल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक हुआ करती थी। वो लाइट बल्ब, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन से लेकर कई अलग अलग चीजें बनाते थे। उस पोजीशन तक पहुंचने का उनका सीक्रेट था कमाल की गोल सेटिंग। जीई के हर एम्प्लॉय को अगले साल के लिए उनके गोल्स को क्लियर तरीके से सेट करने और मैनेजर से उसे अप्रूव कराने के लिए कहा जाता था। इन गोल्स में उन्हें 5 चीजों का ध्यान रखना था, जिसे स्मार्ट टेक्निक कहा गया। यानी S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी कि एक फिक्स्ड गोल। M यानी कि मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, यानी जिसे अचीव करना पॉसिबल हो। R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, यानी कि जो रियल वर्ल्ड में किया जा सकता हो। एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम बेस्ड, यानी उसे एक डेडलाइन के अंदर अचीव करना होगा। अगर कोई गोल स्मार्ट रूल्स के मुताबिक नहीं होता तो उसे बदलने के लिए कहा जाता था। इस स्मार्ट कल्चर ने लोगों के अंदर छुपे उस पोटेंशियल को भी अनलॉक कर उभार दिया था जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसने लोगों को कंफ्यूज्ड, अनक्लियर गोल्स के बजाय रियल और ठीक से प्लान किए गए गोल सेट करने पर मजबूर किया था। एम्प्लॉयज को यह स्मार्ट सिस्टम बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के बाद उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस हो रहा था। लेकिन लोगों को इस तरह गोल सेट करने के लिए फोर्स करने का ये मतलब नहीं था कि सब कुछ स्मूथली काम कर रहा था। इस सिस्टम में ये टेंडेंसी हो सकती है कि एम्प्लॉय बिना क्रिएटिव हुए आसान काम को चुनकर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। जीई के मालिक जैक वेल्च चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज क्रिएटिव तरीके से सोचें। इसे अचीव करने के लिए जैक ने स्ट्रेच गोल्ड नाम के एक कॉन्सेप्ट को पेश किया। वो गोल्स इतने हाई थे कि शुरू में कोई नहीं बता सकता था कि उसे कैसे अचीव किया जा सकता है, और यही तो इसका ट्रिक था। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को यह पता हो कि उसे कैसे अचीव किया जा सकता है तो उसे स्ट्रेच गोल्स नहीं कहा जा सकता। स्ट्रेच गोल्स और स्मार्ट गोल्स दोनों का ही होना जरूरी होता है। जो लोग स्मार्ट गोल्स को ठीक से समझते हैं वो बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना जानते हैं। जब जीई के एम्प्लॉयज स्ट्रेच गोल्स की तरह ही बड़े गोल्स का सामना करते हैं तो वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये नामुमकिन से लगने वाले काम तक पहुंचने में मदद करता है। इसी स्ट्रेच और स्मार्ट गोल्स के कॉम्बिनेशन ने जीई को इतना सक्सेसफुल बनाया था। इसीलिए कई और कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस मेथड को अपनाया। नेक्स्ट चैप्टर है फोकस। आज कई तरह के ऑटोमेटिक मशीन्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। जैसे हम जिस कार को चलाते हैं उसमें अलग अलग पर्पस के लिए छोटे कंप्यूटर लगे हुए हैं। अगर हमें कहीं जाना हो तो हमारे फोन में ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑटोमेटिक चीजों ने हमारी लाइफ बहुत आसान बना दी है, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि हमने अब काम पर ध्यान देना कम कर दिया है। जब एक ऑटोमेटिक मशीन काम करती है तो इंसान लापरवाह यानी केयरलेस हो जाता है, और जब ये मशीन काम करना बंद कर देती है तब जाकर इंसान अपने रिलैक्स्ड स्टेट से बाहर आकर फोकस करना शुरू करता है। ऐसे केस में उस इंसान की आंखों के ठीक सामने जो होता है वो उससे शुरुआत करता है। इस स्टेट को कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। इस कहानी से आप सीखेंगे कि चीजों को ऑटोमेटिक मोड के बजाय खुद करना यानी मैनुअली करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि यह हमारे कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ काम करने के टाइम को इम्प्रूव करता है। 31 मई 2009 को एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ने रियो डी जेनेरो से पेरिस जाने के लिए उड़ान भरी। उस फ्लाइट में 228 लोग सवार थे। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद पायलट ने ऑटो पायलट मोड को एक्टिव कर दिया। उस प्लेन को ऐसे डिजाइन किया गया था कि पायलट को ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी, तो इस हिसाब से अगले 10 घंटों के लिए प्लेन को अपने आप बिना किसी परेशानी के उड़ना चाहिए था। लेकिन 4 घंटे बाद जब प्लेन ने इक्वेटर को क्रॉस किया तब सामने भयानक तूफान का एक बादल जैसा बना हुआ था। पायलट ट्यूब जो एयर स्पीड को मापने के लिए यूज किया जाता है अचानक बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से भर गया। इस वजह से एयर स्पीड घटने लगा। प्लेन के कंप्यूटर ने एयर स्पीड का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना बंद कर दिया और ऑटो पायलट मोड खुद ब खुद बंद हो गया। उस समय दोनों पायलट आराम कर सुस्ता रहे थे। अलार्म ने सबको चौंका दिया था। तब जाकर वो होश में आए। को पायलट पियर बोनेन ने देखा कि ऑटो मोड बंद हो चुका था, इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कमांड स्टिक का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। बोनेन इस अचानक से आई इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कमांड स्टिक को पीछे खींचा जिससे फ्लाइट ऊपर की ओर हो गई और 1 मिनट के अंदर ही 3000 फीट ऊपर पहुंच गई। जब कोई प्लेन अपनी पोजीशन के कारण उड़ नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है तो उसे एरोडायनामिक स्टॉल कहते हैं।
शुरुआत के स्टेज में प्लेन के आगे के हिस्से को थोड़ा नीचे कर इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा ऊंची है तो एरोडायनामिक स्टॉल प्लेन को गिराने लगता है। फ्लाइट 447 के ऊपर की ओर जाने से एटमॉस्फेयर पतला हो गया था। कॉकपिट में रिकॉर्ड की गई आवाज ने एरोडायनामिक स्टॉल की वार्निंग देना शुरू कर दिया। पायलट ट्यूब अब भी बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ था, इसलिए पायलट अपनी स्पीड नहीं देख पाए। कॉकपिट के अंदर रिकॉर्ड हुई बातचीत के अनुसार बोनेन ने अपने पायलट से कहा कि वो प्लेन को नीचे की ओर ले जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वो पहले की तरह कमांड स्टिक को पीछे खींचते रहे, जिसकी वजह से प्लेन के आगे का हिस्सा ऊपर की ओर होता जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोनेन खुद कॉग्निटिव टनल के मोड में चले गए थे। उनका माइंड और अटेंशन पिछले 4 घंटों से रिलैक्स स्टेट में था, लेकिन इस अचानक आई इमरजेंसी की वजह से उनका माइंड फोकस करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। बोनेन का ध्यान सबसे पहले उनके सामने लगे वीडियो मॉनिटर पर गया, जो प्लेन के विंग्स की पोजीशन दिखा रहा था। विंग्स का जमीन के साथ हमेशा पैरेलल न होना एक आम बात है। वो राइट या लेफ्ट साइड में घूम जाते हैं, लेकिन जब बोनेन ने देखा कि विंग्स राइट साइड की ओर घूमे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि उसे ठीक करने की जरूरत थी और इसीलिए वो कमांड स्टिक को पीछे खींचते रहे। आखिरकार इस गलती की वजह से प्लेन तेजी से समुद्र में जा गिरा। इस दुखद एक्सीडेंट में सबने जान गंवा दी थी, जिसमें बोनेन भी शामिल थे। टीम के बारे में एक आम धारणा यह है कि इसकी सक्सेस इसके मेंबर्स के स्किल पर डिपेंड करती है। अगर वो सभी स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होंगे तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। टीम का कल्चर और मेंबर्स का एक दूसरे के साथ सहयोग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही डिसाइड करता है कि टीम सक्सेसफुल होगी या नहीं। एक टीम के अंदर इस पैटर्न को ग्रुप नॉर्म्स या रूल्स कहते हैं। ये रूल्स ही डिसाइड करते हैं कि एक मेंबर अपने साथियों के साथ सेफ फील करता है या नहीं, वो मोटिवेटेड फील करता है या नहीं। ये रूल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे लीडरशिप रोल को लेकर एक दूसरे से जलना या दूसरों की बुराई करना। वहीं दूसरी ओर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे दूसरों की आइडिया को सपोर्ट करना या किसी को लीडरशिप रोल के लिए एनकरेज करना। कंपनियों को लगता है कि उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए एक सुपरस्टार एम्प्लॉय या मैनेजर की जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ एक वहम है, क्योंकि रिसर्च ने प्रूव किया है कि एवरेज परफॉर्म करने वालों की टीम भी वो सब कुछ अचीव कर सकती है जो एक टॉप परफॉर्मर कर सकता है। उन्हें बस साथ मिलकर ठीक से कम्युनिकेट कर काम करने की जरूरत है। आइए इसे गूगल की कहानी से समझते हैं। गूगल 6 सालों तक अमेरिका की टॉप वर्क प्लेस रही है। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके एम्प्लॉयज खुश और प्रोडक्टिव बने रहें। गूगल के ह्यूमन रिसोर्स द्वारा किए गए एक स्टडी को प्रोजेक्ट ऑक्सीजन का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये जानना था कि कुछ मैनेजर्स दूसरों की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट क्यों थे, लेकिन इस स्टडी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि इस स्टडी से ये पता चला कि गूगल के एम्प्लॉयज एक लीडर के पोटेंशियल से ज्यादा टीम वर्क को इम्पोर्टेंस देते थे। अगर टीम वर्क अच्छा था तो एम्प्लॉयज को इस बात की परवाह नहीं थी कि लीडर ज्यादा एफिशिएंट था या नहीं। इससे गूगल को एहसास हुआ कि उन्हें लीडरशिप के बजाय टीम के फंक्शन पर फोकस करना चाहिए। अब उनका नया मिशन ये पता लगाना था कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एक टीम को हाई परफॉर्मिंग टीम बनाती है। इसके लिए गूगल ने अपने अगले प्रोजेक्ट एरिस्टोटल की शुरुआत की। रिसर्च करने वालों ने अलग अलग लिटरेचर पढ़े, लेकिन जो क्वालिटी एक टीम को सक्सेसफुल बनाती है उस बारे में उन सभी में अलग अलग बातें लिखी हुई थी। इसीलिए बाहर का जवाब ढूंढने के बजाय उन्होंने गूगल एम्प्लॉयज से पूछना शुरू किया कि उनके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक जबरदस्त और इफेक्टिव टीम बनाती है। ज्यादातर लोगों का कहना था कि सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, आपसी विश्वास, रिस्पेक्ट और मेंबर्स के बीच में अपनेपन की भावना वो फैक्टर्स हैं जो एक हाई परफॉर्मिंग टीम को क्रिएट करते हैं। किसी भी काम को कंप्लीट करने में पूरी टीम का एफर्ट शामिल होता है, इसीलिए पूरी टीम का महत्व है। किसी अकेले इंसान की एक्सपर्ट स्किल को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोटिवेशन। आज की इकोनॉमी में सक्सेस का मतलब ये पता होना है कि अपना टाइम और एनर्जी आपको कहां लगाना है। अगर कोई इंसान सेल्फ मोटिवेशन के बारे में जानता है तो वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, एक खुशहाल जीवन जी सकता है और उसके पास जो कुछ भी है उससे सेटिस्फाइड हो सकता है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मोटिवेशन भी रीडिंग और राइटिंग की तरह एक स्किल है और कोई भी इसे सीख सकता है। कड़ी मेहनत से धीरे धीरे इसे इम्प्रूव भी कर सकता है। खुद को मोटिवेट करने का ट्रिक ये समझना है कि इसका कंट्रोल हमारे पास है। खुद डिसीजन लेने की फ्रीडम और पावर ही कंट्रोल कहलाती है। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं।
पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ये बात सामने आई कि किस चीज को चुनने का मौका मिलने से लोग जो काम कर रहे हैं उसके प्रति वो ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। मॉरिसियो डेलगामो नाम के एक रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एफएमआरआई मशीन के अंदर एक प्लास्टिक की टेबल थी जिस पर पार्टिसिपेंट को लेटना था। उसके बगल में एक छोटा सा कंप्यूटर स्क्रीन लगा हुआ था। पार्टिसिपेंट को यह गैस करना था कि स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला नंबर 5 से कम था या ज्यादा। इसके लिए वहां कुछ बटन दिए गए थे। बटन दबाने पर नंबर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता और पार्टिसिपेंट देख सकता था कि उसने सही गैस किया था या नहीं। पार्टिसिपेंट जब गेम खेल रहा था तब एफएमआरआई का इस्तेमाल उसके ब्रेन में चल रही एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। पार्टिसिपेंट को कभी भी गेम छोड़कर जाने की आजादी थी, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो हारने के बावजूद कई घंटों तक गेम खेलते रहे। गेम खत्म होने के बाद एक पार्टिसिपेंट ने डेलगाडो से पूछा कि क्या वो गेम घर ले जा सकता था। डेलगाडो ने कहा कि वो मुमकिन नहीं था क्योंकि उस गेम को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था। उन्होंने पार्टिसिपेंट को यह भी बताया कि वो गेम हमेशा सही जवाब नहीं दिखाता है। उसे जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया था कि खेलने वाला पहला राउंड जीतेगा, दूसरा हार जाएगा और यही सिलसिला चलता रहेगा। ये सब जानने के बाद भी वो पार्टिसिपेंट उसे घर पर खेलने की जिद करने लगा। डेलगाडो को जवाब सुनकर बहुत अजीब लगा और वो ये सोचने लगा कोई ऐसा गेम क्यों खेलना चाहेगा जहां उसकी चॉइस का रिजल्ट पर कोई असर ही नहीं होता है, और इस तरह के गेम ने कई लोगों को कैसे उलझाए रखा। इसीलिए डेलगाडो ने नए लोगों के साथ मिलकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया। इस गेम और पिछले गेम में बस एक ही फर्क था। इस बार पार्टिसिपेंट को 50% नंबर गैस करना था और बाकी के 50% कंप्यूटर के गैस करने की बारी थी। एफएमआरआई रीडिंग से डेलगाडो ने देखा कि जब पार्टिसिपेंट खुद जवाब चूज कर रहे थे तो उनके ब्रेन के सेंट्रल डिस्पैच में पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह ही एक लाइट जल रही थी, लेकिन जब कंप्यूटर गैस करने का काम कर रहा था तो उनके ब्रेन का वो हिस्सा बिल्कुल शांत था। उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ब्रेन को गेम में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी और वो बोर हो गए थे। पूछने पर सभी पार्टिसिपेंट्स ने डेलगाडो को बताया कि जब उन्हें चुनने का मौका दिया गया तब उन्होंने गेम को ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन जब चुनने की बारी कंप्यूटर की थी तब वो एक बोरिंग काम जैसा लगने लगा। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि चूज करने की पावर ने उनके ब्रेन में एक्टिविटी को बढ़ा दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिसिपेंट हार रहा था। उनका मोटिवेशन इस आइडिया से आ रहा था कि गेम का कंट्रोल उनके हाथों में था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन एक बेहतरीन कंक्लूजन हमें देकर के जाती है। इस बुक में आपने सीखा कि कैसे खुद को मोटिवेट करते रहें और अपने गोल्स को पाने के लिए डट कर लगे रहें। आपने सीखा कि चूज करने की पावर लोगों को पावरफुल होने का एहसास कराती है और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करती है। आपने इफेक्टिव गोल सेटिंग्स के बारे में जाना। आपने स्मार्ट टेक्निक के बारे में सीखा, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड गोल्स बनाना। आप इस टेक्निक को बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपने डिजिटल वर्ल्ड में फोकस के इंपॉर्टेंस को समझा। सब कुछ टेक्नोलॉजी पर छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं है। हमारे ह्यूमन माइंड की पावर और क्रिएटिविटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपने सीखा कि आप किस तरह पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज कर इनोवेटिव हो सकते हैं और जो आपके अंदर पहले से मौजूद है उससे कुछ नया कैसे बना सकते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को याद कर आप नए कनेक्शन बनाकर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने टीम वर्क और पीपल मैनेजमेंट के बारे में भी सीखा। अगर आप एक लीडर हैं तो अपने टीम मेंबर्स की एबिलिटी और पोटेंशियल पर भरोसा रखें। अगर आप किसी टीम के मेंबर हैं तो आपको अपने साथियों के साथ सहयोग करने की शुरुआत करनी चाहिए। खुद पर विश्वास करें और अपने विश्वास पर विश्वास करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के हिसाब से बदल सकते हैं और इसके लिए आपको मोटिवेशन, फोकस, टीम वर्क, गोल सेटिंग और इनोवेशन को समझने की जरूरत है। एक एक कर जब आप इनमें मास्टरी हासिल कर लेंगे तब आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये ऑडियो बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर आपकी राय जाहिर करें। बहुत जल्द एक और नई ऑडियो बुक समरी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर